नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंटरनल सिक्योरिटी की क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं। आप लोग इंटरनल सिक्योरिटी में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कुछ आपके सिलेबस में है वहां से डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछने का पैटर्न है जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चीजें चल रही हैं उससे रिलेट करके वो प्रश्न पूछे गए इंटरनल सिक्योरिटी की। और मैंने आपको लास्ट टॉपिक में सामाजिक न्याय वर्ड बताया था कि सामाजिक न्याय आंतरिक सुरक्षा को आंतरिक सुरक्षा को कैसे प्रभावित करेगा कर, है ना। हम लोगों का जो टॉपिक था उस टॉपिक पे हम लोगों ने यही बात की थी कि लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था हम सभी ने, उसमें मैंने बताया था कि आपका जो सोशल जस्टिस है, जो सामाजिक न्याय है, वह भी आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करता है। अब यहां पर प्रश्न आया कि सामाजिक न्याय जो है हमारा, वो इंटरनल सिक्योरिटी को कैसे इंपैक्ट पहुंचाएगा। अब आप लोगों को मैंने सामाजिक न्याय में एक वर्ड बताया था। अब यहीं से हम लोगों के क्वेश्चन और आंसर दोनों को फॉर्मेटिंग करने का एक तरीका समझो। सामाजिक न्याय में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जाति, धर्म, क्षेत्र एवं लैंगिक आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। पहला पॉइंट ये है, जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय किस आधार पर हो सकता है ना। अगर हम कहें कि सामाजिक न्याय को अगर आप समझने का प्रयास करें तो ये किस आधार पर हो सकता है। जाति, धर्म, क्षेत्र तथा लैंगिक आधार पर लैंगिक आधार पर भेदभाव ना हो। पहला तो पॉइंट आप लोगों के सामने यही होगा कि आप किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय कि किसी भी स्तर पर यह लैंगिक मेल और फीमेल के स्तर पर जाकर यहां पर आप लोग भेदभाव ना करें। तब तो एक सामाजिक न्याय की बात करेंगे, हम सोशल जस्टिस की बात करेंगे कि भैया ये फलानी जाति से, मान लो जाति आप लोग वर्ण व्यवस्था की तरफ जाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो निश्चित रूप से सर्वोपरि कौन हो गया, ब्राह्मण हो गया। अगर मैं एक कॉमन से एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करिएगा आप, ठीक। यहां पर हम लोग कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कैटेगरी में अगर वर्ण व्यवस्था के आप जाएंगे तो भाई सर्वोपरि, उसके बाद उसके बाद उसके बाद, तो यहां पर डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देगा, भेदभाव की स्थिति आप लोगों को दिखाई देगी। सामान्य सी बात है, तो जाति के आधार पर कभी भी भेदभाव ना हो, ये सामाजिक न्याय की बात करता है। पहली बात। दूसरा पॉइंट है, मैंने धर्म के आधार पर बात की। अब देखो धर्म को समझो। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में धर्म के आधार पर दो वर्गों में बड़ा विवाद है। किस पे? एक तो सनातन की बात हो रही है, और या इसी को आप लोग हिंदू धर्म बोल रहे हो। हिंदू धर्म की बात आप करते हो, और यहां पर मुस्लिम, मुस्लिम, ठीक। भारतीय संविधान आपको धर्म के आधार पर भेद करना नहीं सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, इसीलिए भारत के संविधान को धर्म निरपेक्ष संविधान कहा गया है, ठीक। अब जब धर्म निरपेक्ष है तो धर्म के आधार पर भेदभाव
नहीं होना चाहिए। अगर धर्म के आधार पर भेदभाव होगा तो इसे ऐसे समझो, मान लो एक धर्म को सरकार बढ़ावा देगी और दूसरे धर्म को सरकार दबाने का प्रयास करेगी, तो दोनों में असंतोष का भाव उत्पन्न हो जाएगा, होगा ना। जब दोनों में असंतोष का, एक एक्स्ट्रा पावरफुल, एक में घमंड एक में असंतोष, तो दोनों की बीच की भी खाई बड़ी हो जाएगी, जिससे एक दूसरे का इम्पैक्ट हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। किस रूप में देखने को मिलेगा? यहां पर धार्मिक संघर्ष, धार्मिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और यदि गवर्नमेंट या हमारी सरकार या हमारे बीच में किसी भी प्रकार का धर्म को लेकर कोई विवाद नहीं होगा, जाति धर्म के आधार पर कोई भी आपके मन में द्वेष भाव नहीं होगा, तो यहां पर सीधा स्पष्ट लाइन में हम क्या कहेंगे कि जो संघर्ष है, यहां पर धार्मिक संघर्ष की बात की, तो वहां पर हम ये कह देंगे कि धार्मिक संघर्ष नहीं होगा। और जब धार्मिक संघर्ष नहीं होगा तो स्थितियां क्या होंगी? सामान्य रहेंगी, एक दूसरे के साथ विकास की तरफ अग्रसर होंगे। ठीक, तो यहां पर एक असंतोष का भाव नहीं उत्पन्न होगा। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने लिया था क्षेत्र। ठीक, क्षेत्र के आधार पर अभी देखा जाए तो हम लोग ये देखते हैं कि भाई यूपी की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ठीक, बिहार की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है, यहां पर रोजगार के अवसर नहीं होते हैं। ठीक, महाराष्ट्र की अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यूपी वाले, बिहार वाले रोजगार के अवसर में कहां जा रहे हैं? महाराष्ट्र जा रहे हैं। रोजगार के अवसर की तलाश में कहां जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। रोजगार के अवसर की तलाश में कहां जा रहे हैं? गुजरात जा रहे हैं। तो ये कॉमन सा बेसिक इन आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर बता, अगर क्षेत्र के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जैसे यूपी बिहार के लोग जाते हैं वहां पर, महाराष्ट्र में इनको भैया बोला जाता है, इनके साथ भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दिल्ली में जाते हैं तो इनके साथ अलग कार्यक्रम होने लगे, गुजरात में जाए तो इनको वहां से निकालने की बात की जाने लगे। तो इसका मतलब क्या है? क्षेत्र के आधार पर भेदभाव, कि हमारा क्षेत्र ऊपर है। जैसे आप लोग इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि हम लोग भारत माता की जय कहते हैं, ठीक, जय महाराष्ट्र, जय यूपी, जय बिहार, जय हरियाणा, जब ऐसे शब्दों का उच्चारण किया जाए तो इसका मतलब है एक क्षेत्र अपने क्षेत्र के बढ़ावे के लिए काम कर रहा हो। जब क्षेत्र के बढ़ावे के लिए बात करेगा तो निश्चित रूप से वहां पर क्या होगा? दूसरे क्षेत्रों के बीच में भी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, महाराष्ट्र गए, हमें आप लोगों ने मारा पीटा, हम भाग के चले आए, लेकिन कभी तो आप यूपी आओगे, तो फिर उन महाराष्ट्रियों के साथ गलत होने लगेगा। फिर गुजराती अगर यूपी आया तो उनके साथ गलत होने लगा, बिहार गया गुजराती तो उनके साथ मारपीट होने लगती है। तो ये क्या है? संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन अगर हम लोग यहां पर इन सब चीजों से बियॉन्ड बात करें कि इनके आधार पर भेदभाव जैसी स्थितियां ना उत्पन्न हो, और जब भेदभाव नहीं उत्पन्न होगा तो निश्चित रूप से संघर्ष की स्थितियां नहीं उत्पन्न होंगी। तो इसीलिए यहां पर सोशल जस्टिस में ये वर्ड यूज किया गया कि आप लोग जाति, धर्म और क्षेत्र। लास्ट पॉइंट आता है लैंगिक आधार। लैंगिक आधार में अगर हम लोग देखें तो हम लोग तीन आधारों पे आज लैंगिक आधार बात करते हैं, ठीक है, तीन आधारों पर। एक तो मेल है, एक फीमेल है और एक कॉमन जेंडर है, ठीक, जिसे हम लोग ये कहते हैं कि भैया ये जेंडर अभी आप लोगों के संविधान में जुड़ गया है, कॉमन जेंडर, इसलिए इनकी भी बात करना है, संविधान में मेंशन हो चुका है, इनको भी अधिकार प्राप्त है। अर्थात आप लोगों को लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं, मेल है तो ये डोमिनेट करेगा, फीमेल है मतलब ये हैरेस होगी, कॉमन जेंडर है तो इन दोनों से हैरेस होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो इसमें असंतोष आएगा, असंतोष का भाव आएगा, इसके पास भी असंतोष का भाव होगा, और इन दोनों
पक्षों में क्या हो जाएगा, इस पक्ष के प्रति संघर्षात्मक स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। और इसका मतलब यह है कि अगर स्त्री और दुर्गा चंडी के रूप में आ जाए तो फिर भी समस्याएं उत्पन्न होंगी। एक कॉमन एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूं। अब देखो यहां पर क्या है, महिलाओं को कम वेतन दिया जाए, पुरुषों को ज्यादा वेतन दिया जाए कि भैया पुरुष के पास ज्यादा मस्कुलाइन पावर है इसलिए ज्यादा काम कर रहा, महिलाओं के पास कम मस्कुलाइन पावर है तो वो सॉफ्ट होती हैं इसलिए कम काम कर रही। ऐसा नहीं है, काम तो दोनों एक टाइम पे कर रहे हैं ना। 8 घंटे की ड्यूटी अगर आपकी है, मान लीजिए कि यहां पर कोई महिला एजुकेटर पढ़ा रही हो तो वो भी इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाएगी, तो इंटरनल सिक्योरिटी की जो पेमेंट उसे मिलनी चाहिए तो वो महिला को भी मिलनी चाहिए उतनी, उतनी पुरुष को भी मिलनी चाहिए। चाहे यहां पर आप लोगों को मेल एजुकेटर हो और चाहे यहां पर आपकी फीमेल एजुकेटर हो। जैसे आज बच्चियां ज्यादा पढ़ाई लिखाई में आगे जा रही हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास अवसर कम है। अवसर कम होने का ये डिस्क्रिमिनेशन वाला जो पॉइंट है, अगर ये चीजें लैंगिक आधार पर हम लोग ना कहें, यहीं पर यदि हम ये कह दें कि जो थर्ड जेंडर है आप लोगों का, ठीक, थर्ड जेंडर भी आप लोगों को इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाएगा तो पेमेंट उसे भी उतनी ही मिलनी चाहिए। इसका मतलब है यदि हम सभी में समान रूप से सारी चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, लैंगिक आधार पर विभेद नहीं करेंगे कि भैया मेल टीचर है इसका मतलब है बहुत बड़ा ज्ञानी टीचर हो गया, फीमेल टीचर है उससे कम ज्ञान है, कम नॉलेज है उसके पास, और थर्ड जेंडर है तो मेल फीमेल से कम नॉलेज है, ऐसा नहीं होता। नॉलेज का मतलब कोई भी बुक पढ़कर, कोई भी आप लोगों के जो समसामयिक घटनाओं से जोड़कर यदि आप लोगों के एग्जाम ओरिएंटेड आप लोगों का नोट तैयार कर रहा है, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो और चाहे थर्ड जेंडर हो, इसका मतलब है कि सभी को समान रूप से यहां पर अवसर की प्राप्ति होनी चाहिए और सभी को यहां पर समान अवसर प्राप्त होना चाहिए, धनराशि सभी को समान होनी चाहिए, किसी स्तर पर उनके साथ उनके लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सामाजिक न्याय ये कहता है आप लोगों का। ठीक, अब जब हम इस तरीके से बात करेंगे कि भैया ये पॉइंट आप लोगों का यहां पर आ गया कि ये सारे पॉइंट आप लोगों के सोशल जस्टिस में आने चाहिए। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो एक प्रश्न आपके ये आएगा कि केवल यही पॉइंट आप लोगों के लिए अनिवार्य था सोशल जस्टिस में या कुछ और? तो दूसरा पॉइंट आता है संसाधनों का न्यायोचित वितरण। ठीक, अर्थात संसाधनों का न्यायोचित वितरण होना चाहिए। जब संसाधनों का न्यायोचित वितरण होगा तो आप ये समझो कि सारी स्थितियां यहां पर सामान्य होती आप लोगों को दिखाई देंगी। अब कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी उन चीजों को हम लोग यहाँ पर व्याख्या करेंगे। ठीक है, ये संसाधनों का मैं एक एक चीज को डिस्क्राइब करूंगा, आप लोग समझिएगा। जब हम ये कहते हैं जाति धर्म क्षेत्र और लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक, इससे क्या मत फायदा होगा? इससे आपस में असंतोष का भाव, असंतोष का भाव नहीं उत्पन्न होगा। ठीक है, जब इस तरह की स्थितियां होंगी हमारी सोसाइटी में तो असंतोष का भाव नहीं उत्पन्न होगा, और जब असंतोष का भाव नहीं उत्पन्न होगा तो इसका मतलब है आपस में संघर्ष नहीं होगा, आपस में संघर्ष नहीं होगा, है ना। सामान्य सी बात है, जब ये स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी सोसाइटी में तो आपस में आपके किसी भी प्रकार से कोई यहां पर, अभी इस पॉइंट को हटा लेते, थोड़ा सा यहां पर स्पेस मिल जाएगा आप लोगों को, संघर्ष नहीं होगा। और जब संघर्ष नहीं होगा तो विकास कार्यों में सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो या किसी भी लिंग का हो, तो वो विकास में क्या करेंगे? जब इस तरह की स्थितियां आपस में संघर्ष नहीं होंगे तो विकास कार्यों में सभी सहभागी बनेंगे। क्या हो जाएगा?
विकास कार्यों में सभी सहभागी होंगे, है ना। सभी सहभागी हो जाएंगे विकास कार्यों में। अब इसका एक बड़ा लॉजिकल रीजन देता हूं आप लोगों को। अब इसको थोड़ा सा अपने घर के पृष्ठभूमि में देखो। अगर हमारे घर में सभी लोग सामंजस्य से रहते हैं कि बड़ा, छोटा, उससे छोटा, तो मतलब अगर परिवार में 4-5 लोग हैं, मम्मी पापा के अलावा दो दो भाई एक बहन है, या एक बहन दो भाई हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग देख ले, दो बहनें एक भाई है, ये कंडीशन पे अगर हम देखें, तो वहां पर अगर मम्मी पापा उस बालक को वरीयता न देकर सभी को समान वरीयता में रखते हैं कि भाई बेटियां भी बेटे के बराबर है और बेटा भी बेटियों के बराबर है, बेटे के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा, बेटियों के लिए जैसा ट्रीटमेंट है वैसे बच्चे के लिए भी ट्रीटमेंट होगा, तो उस परिवार में जो प्रेम बढ़ेगा वो क्या होगा, वो ना किसी भी, यहां जाति धर्म की तो बात आई नहीं, लेकिन लैंगिक भेदभाव मां बाप ने नहीं किया। जब लैंगिक भेदभाव नहीं होगा तो निश्चित रूप से वहां पर बच्चों के बीच में मतभेद नहीं उत्पन्न होगा, और जब मतभेद नहीं होगा तो वो सभी मिलकर क्या करेंगे, अपने परिवार के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, है ना। आप लोग भी अपने परिवार के डेवलपमेंट के लिए काम करते हो, तो निश्चित रूप से यहां पर क्या हो जाएगा, विकास कार्यों में सभी सहभागी होंगे, मतलब परिवार के विकास के लिए सभी लोग एक समान रूप से कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। और जब ये स्थिति विकास कार्य में सभी सहभागी होंगे तो एक पॉइंट समझ में आता है कि इससे जब ये स्थितियां बनी रहेंगी तो क्या हो जाएगा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व स्थापित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांतिपूर्ण शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की स्थापना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व स्थापित होगा। अब जब शांतिपूर्ण सह अस्तित्व स्थापित होगा तो आप ये देखो, जब इस तरह के घर में स्थितियां बनेंगी, आपके परिवार में बनती हैं, तो घर का माहौल बड़ा शांतिपूर्ण, बड़ा कूल रहता है। और जब आपस में ही क्या होगा, मतभेद की स्थिति होगी, मनभेद की स्थिति होगी, तो यहां पर असंतोष का भाव उत्पन्न होगा, असंतोष का भाव होगा तो संघर्ष होगा, और संघर्ष होगा तो विकास कार्यों में कोई किसी का सपोर्ट नहीं करेगा, और जब सपोर्ट नहीं होगा तो निश्चित रूप से जहां पर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात मैंने की, यहां पर क्या हो जाएगा, कलहपूर्ण माहौल स्थापित होगा। और जब कलहपूर्ण स्थितियां उत्पन्न होंगी तो उस घर में क्या हो जाएंगे, जो नियम कानून बनाए गए हैं वो नियम कानून की कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन जहां पर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात हम लोग करेंगे, वहां पर क्या हो जाएगा, सभी घर के नियम और कानून जो बनाए गए हैं उन नियम कानूनों का पालन करेंगे। तो निश्चित रूप से जब हम अपनी सोसाइटी की बात करते हैं तो गवर्नमेंट या सरकार के द्वारा जो सभी नियम कानून निर्मित हैं उन नियम कानूनों का पालन होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जिससे जिससे सभी कानूनों का पालन होगा, है ना। अब जब हम सारे कानून अपने पालन करेंगे तो निश्चित रूप से, अब हम इंडियंस हैं तो भारतीय संविधान और भारतीय आईपीसी सीआईपीसी के नियमों को हम पालन करेंगे। भैया किसी का मर्डर वर्डर नहीं करना है, किसी को दौड़ा के नहीं मारना, किसी को, जो भी आपराधिक प्रक्रियाएं हैं हम उन आपराधिक प्रक्रियाओं में संलिप्त नहीं होंगे, अर्थात हम सभी कानूनों का पालन करेंगे। ठीक। अब जब कानूनों का पालन कर रहे हैं आप लोग, सभी चीजें हो जाएंगे, तो जो सरकार, जो संविधान ने आपको अधिकार दिए हुए हैं उन अधिकारों का आप स्वतंत्र रूप से उपभोग कर पाएंगे। तो संविधान के द्वारा जो अधिकार हैं उनका उपभोग संभव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संविधान द्वारा, संविधान द्वारा
प्रदत्त अधिकार का उपभोग संभव, और जब संविधान द्वारा सभी अधिकारों का उपभोग आप लोग कर लेते हैं, ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि आंतरिक सुरक्षा हमारी मजबूत है। इससे क्या, इससे निकलेगा निष्कर्ष कि आपकी आंतरिक सुरक्षा मजबूत है। मतलब आप जब अपने नागरिकता के अधिकारों का संपूर्ण रूप से उपयोग कर पा रहे हैं, उससे आपके क्या हो जाएंगे, संवैधानिक अधिकार जो आपको प्रदान किए गए हैं नागरिकों को, कि भाई आपके ये संवैधानिक अधिकार हैं, उन अधिकारों का आप शांतिपूर्ण ढंग से, जब आपका समाज शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा होता है, तो उन सभी अधिकारों का आप लोग व्यवस्थित ढंग से उपभोग कर पाते हो। और जब इसका उपभोग कर पाओगे तो उससे क्या हो जाएगी, आंतरिक सुरक्षा आपकी मजबूत होने लगती है। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब होता है कि आपकी इंटरनल सिक्योरिटी या आंतरिक सुरक्षा अत्यधिक मजबूत है। अब मैंने एक वर्ड बोला था, संसाधनों का न्यायोचित वितरण। अब देखो यहां पर अब दूसरा पॉइंट आया, संसाधनों का न्यायोचित वितरण। अब देखो मैं जितने एग्जाम्पल दे रहा हूं, उन एग्जाम्पल्स को भी आप एड ऑन कर सकते हो, जिससे आप लोगों का आंसर जो होगा वो और खूबसूरत हो जाएगा। जब हम संसाधनों के न्यायोचित वितरण की बात करते हैं बाबू, तो दो आधारों पर संसाधनों का न्यायोचित वितरण की बात करते हैं। क्यों संसाधनों के न्यायोचित वितरण की बात की गई है? जिससे आर्थिक असमानता कम हो सके। संसाधनों का जो न्यायोचित वितरण जब होगा, इससे क्या होगा, आर्थिक असमानता कम हो सके। दूसरा, गरीबी में कमी है, गरीबी में कमी आएगी। तो यहां पर जब हम संसाधनों का न्यायोचित वितरण करेंगे तो आर्थिक असमानता में कमी आएगी। अब आप यहां पर पूछोगे कि आर्थिक असमानता में कमी कैसे आएगी? देखो, संसाधनों का न्यायोचित वितरण की बात की गई, और यहां पर भारत क्या है, लोकतांत्रिक राष्ट्र है। तो इसे समझो, लोकतांत्रिक राष्ट्र है, तांत्रिक राष्ट्र की हम लोग बात करें, ठीक। अब लोकतांत्रिक राष्ट्र में अमीर और गरीब दोनों वर्ग रहते हैं, अमीर और गरीब दो वर्ग हैं। जब हम ये जान रहे हैं कि संसाधनों का जो वितरण हो, तो इसका एक पॉइंट ये आता है कि संसाधनों पर इन दोनों का अधिकार है, संसाधनों पर समान अधिकार, ठीक। जब समान अधिकार है तो अमीर को ही क्यों संसाधन प्राप्त हों, गरीब को क्यों नहीं प्राप्त होंगे? इसका मतलब है दोनों को समान रूप से संसाधन वितरित किए जाएंगे। क्या हो जाएगा, दोनों को ही संसाधन समान रूप से वितरित किए जाए। अब जब संसाधनों को गरीब और अमीर के बीच में इस तरीके का नहीं, भैया अमीर है इसलिए इसे संसाधन ज्यादा चाहिए
और ये गरीब है इसलिए संसाधन इसे नहीं चाहिए। अब संसाधनों में आप लोग पूछोगे जैसे जैसे भैया एक चीज बताओ कि बिजली आपको भी चाहिए, बिजली किसान को भी चाहिए। तो किसान और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, हम ये कहते हैं इंडस्ट्री को ज्यादा विद्युत दे दी जाए और एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए लाइट कम कर दी जाए, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। भाई उद्योग धंधों को जितनी बिजली की आवश्यकता है उतनी ही बिजली तो इरिगेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना, एग्रीकल्चर में। भाई वो सिंचाई किससे करेगा, वो वहां पर अन्य सुविधाएं लाइट की व्यवस्था कैसे करेगा, तो उसके लिए भी बिजली उतनी ही आवश्यक है जितनी है इंडस्ट्री के लिए आवश्यक है। नो डाउट इंडस्ट्री के लिए ज्यादा जरूरी है, लेकिन इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, जब किसान को बिजली की आवश्यकता है तो उस समय उस बिजली की आपूर्ति की बात की जाए तो वहां पर आपूर्ति होनी चाहिए उस समय। ठीक, तो यहां पर क्या होना चाहिए, संसाधनों का न्यायोचित वितरण जब होगा तो इस तरीके की समस्या नहीं उत्पन्न होगी। तो ये पॉइंट समझ में आया कि संसाधनों का असमानता को, आपके संसाधन का न्यायोचित वितरण आर्थिक असमानता को कम कर सके। ठीक, पहला पॉइंट तो ये चीज क्लियर हो गया। दूसरा, अब देखो यहां से एक डायग्राम मैंने अभी आप लोगों को समझाया, अब दूसरे फ्रेम में अगर आप लोग इसे समझे, देखो अब यहां से हमने कहा कि गरीबी में कमी आएगी जब संसाधनों का न्यायोचित वितरण होगा। अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाओ, वंचित वर्गों का क्या हो जाएगा, यहां पर विकास होगा। अगर हम देखें संसाधनों का न्यायोचित वितरण किया जाए, आर्थिक असमानता में कमी आएगी और गरीबी में कमी आएगी। वो कैसे आएगी, तो सबसे पहला पॉइंट यही आएगा कि जो वंचित वर्ग है, ठीक, कौन सा, जो वंचित वर्ग, ठीक। अब वंचित वर्ग को क्या मिलेगा, यहां पर सुविधाएं मिल जाएंगी, वंचित वर्गों का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। तो यहां पर वंचित वर्ग का विकास होगा, ऐसे ऐसे समझते चलो, वंचित वर्ग का विकास होगा। अब वंचित वर्ग में आप लोग ये कहेंगे कि सर वंचित वर्ग में कौन कौन से आएंगे, तो कॉमनली हम लोग बोलते क्या है, वंचित वर्ग में दिव्यांग लोग आते हैं। दिव्यांग, जो विकलांग पहले हम लोग बोलते थे, अब दिव्यांग वर्ड यूज किया जाने लगा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्हें अब विकलांग नहीं दिव्यांग के नाम से जानती है। ठीक, जो संविधान में परिवर्तन होगा वो यहां पर मेंशन होने लगेगा। ठीक है, इतना पॉइंट। अब यहां पर आपकी महिलाएं आ जाएंगी, महिलाएं आ जाएंगी, बच्चे आ जाएंगे, बुजुर्ग आ जाएंगे, बुजुर्ग आ जाएंगे, ओबीसी आ जाएगा। तो ये क्या है, ये वंचित वर्ग में, ठीक, ये सारे वंचित वर्ग में आ जाएंगे। ठीक, अब देखो एक पॉइंट यहां पर आगे पीछे हुआ, चलो इसे देखो, यहां पर बच्चे देश का भविष्य होते हैं। ठीक है, दिव्यांग हो गए, महिलाएं हो गई, बुजुर्ग हो गए, ओबीसी हो गई, ठीक, एससी एसटी हो जाएगा, जो वंचित वर्ग में आ रहा है। कि भैया एससी एसटी को भी आप लोग संवैधानिक अधिकारों में अगर आप लोग देखेंगे तो उनको भी अधिकार नाम मात्र के प्राप्त हो रहे हैं यहां पर। ठीक, अब दूसरा वंचित वर्ग आजकल बड़ा बना हुआ है, उसको भी अगर हम लोग यहां पर मेंशन करें तो यहां पर क्या आ जाएगा, अल्पसंख्यक वर्ग, वर्ग। ठीक, यहां पर इनकी बात आ गई, महिलाएं हो गए, दिव्यांग हो गए, ओबीसी हो गया, ओबीसी मैंने लिखा था मिटा दिया, ओबीसी। ठीक है, तो ये चीजें पॉइंट बना लीजिएगा कि ये आपके कौन से वर्ग में आते हैं, ये वंचित वर्ग में आ जाते हैं। और जब वंचित वर्गों का जब यहां पर समान रूप से देखा जाए तो यहां आपको क्या दिख रहा है, आर्थिक असमानता में कमी आएगी, बेरोजगारी में कमी आएगी, जिससे क्या हो जाएगा, वंचित वर्गों का विकास होगा। और जब वंचित वर्ग का विकास होगा बाबू, जो दिव्यांग हैं, जो महिलाएं हैं, जो एससी एसटी हैं, जो वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं,
ठीक है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जो आप लोगों के ओबीसी वर्ग है, जब इनके उत्थान की बात की जाएगी, इनको ऊपर उठाने की बात की जाएगी, इनके बीच में भी संसाधनों का वितरण समान रूप से किया जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि वंचित वर्ग जो हो जाएगा वो क्या करेगा, व्यवस्था का समर्थन करेगा। इससे क्या हो जाएगा, व्यवस्था का समर्थन होगा। समर्थन, और कौन करेगा समर्थन, वंचित वर्ग, जो आज व्यवस्था का विरोध कर रहा है, वही कल जब उनके कल्याण के लिए काम करना शुरू कर दिया जाएगा, संसाधनों का न्यायोचित वितरण होना प्रारंभ हो जाएगा, तो वो लोग क्या करेंगे, व्यवस्था का समर्थन करेंगे। और जब, अब देखो यहां से एक चीज और समझ में आई, जब आप व्यवस्था का विरोध, यहां पर अगर इनको वंचित वर्ग का विकास ना किया जाए तो ये क्या करेंगे, व्यवस्था का विरोध करेंगे। अब जब व्यवस्था का विरोध करेंगे, इसी की ताक में कुछ ग्रुप्स बने रहते हैं, कुछ संगठन काम कर रहे होते हैं कि अच्छा तुमको प्रताड़ित किया गया, तुम इस जाति समूह से आते हो इसलिए तुम्हें प्रताड़ित किया गया। ठीक, कुछ ऐसे वर्गलाने माइंड जो वॉश करते हैं, जो आपको संगठित और असंगठित अपराध की तरफ अग्रसर करते हैं, वो कुछ ऐसी ही बातें करते हैं जिससे आप उस तरफ अग्रसर हो जाते हो। जब व्यवस्था का समर्थन होगा तो यहां पर नक्सलवाद जैसी समस्याएं देश के अंदर जन्म नहीं लेंगी। क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, भारत में नक्सलवाद जैसी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। अब आप लोग सोचोगे सर नक्सलवाद क्यों, क्योंकि नक्सलवाद का जो प्रारंभ था बाबू, उस नक्सलवाद का प्रारंभ, मेन जो स्टार्टिंग हुई थी आप लोगों के नक्सलबाड़ी, बंगाल के नक्सलबाड़ी क्षेत्र से हुई थी। वहां पर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, मतलब जो किसान भूमि पर किसानी कर रहा था वो जमींदार की भूमि थी, जमींदार जब चाहता तो उनसे छीन लेता, खेती किसान कर रहा था और उसका बेनिफिट डायरेक्ट किसको मिल रहा था, जमींदार को। उस व्यवस्था के विरोध में एक संगठन बना कि नहीं, इस पर हमारा अधिकार है, ये हमें मिलना चाहिए। और नो डाउट अगर किसान उस खेती पर खेती करेगा और अपनी खेती समझकर एग्रीकल्चर फार्मिंग करेगा, तो नो डाउट वहां से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अनाज का उत्पादन वो करेगा, क्योंकि उसका डायरेक्ट बेनिफिट किसान को मिलेगा। लेकिन अभी क्या है, जमींदार की खेती है तो हम किराए के मजदूर हैं, मजदूरों को भी वहां पर समान रूप से लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाती थी। उसके विरोध में यह कार्यक्रम शुरू हो गया। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये जो नक्सलवाद ग्रुप्स हैं, ये नक्सलवाद ग्रुप्स वर्तमान में बेनिफिट्स के लिए काम कर रहे हैं। इनके जो आका हैं, इनके जो बॉस हैं, वो बॉस क्या करते हैं कि लोगों को बरगलाते हैं, जो लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहा है, जो वंचित वर्ग अभी दूर है, उनको बेनिफिट नहीं मिलता है, तो उनको वर्गलाते हैं और कहते हैं कि भैया आप इस ग्रुप से हो, इसलिए आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, आप हमारे साथ चलो, हम ये अधिकार लेके रखेंगे। तो उनको वर्गला के अपने समूह में मिलाना। अगर व्यवस्था न्यायोचित ढंग से सारी चीजें चल रही है तो वंचित वर्ग को क्या होगा, इसका बेनिफिट होगा। जो आपके संसाधनों का वितरण हो रहा है, वहां पर आर्थिक असमानता समाप्त होगी, वहां पर क्या होगी, गरीबी में कमी आएगी। और जब गरीबी में कमी आएगी तो इसको अलग पक्ष में भी अभी हम लोग देखेंगे एक पॉइंट से, तो निश्चित रूप से वंचित वर्ग क्या करेगा, व्यवस्था का समर्थन करेगा और नक्सलवाद जैसी समस्याएं आगे नहीं बढ़ेंगी। और इससे क्या होगा, जब नक्सलवाद जैसी समस्याएं नहीं उत्पन्न होंगी तो देश में शांति व्यवस्था स्थापित होगी। ठीक, स्थापित। और जब शांति व्यवस्था स्थापित होती है किसी भी जगह पर, वहां पर क्या होती है, लोग क्या करेंगे, लोग कानून का पालन करते हैं, कानून का पालन करेंगे। और जब कानून का पूर्ण रूप से पालन होगा तो आंतरिक सुरक्षा अपने आप मजबूत हो जाती है। आंतरिक सुरक्षा मजबूत,
अब एक पॉइंट ऑफ व्यू ये बना हमारा। अब दूसरी बात मैंने कहा कि गरीबी में यदि कमी आएगी, अब देखो यहां पर गरीबी में कमी, रोज आपको संसाधनों का जब वितरण हुआ तो उससे क्या हुआ, गरीबी में कमी आई। गरीबी में कमी इन द सेंस आपके रोजगार के अवसर प्राप्त होने लगे, रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी। जब संसाधनों का न्यायोचित वितरण होगा, अवसरों में वृद्धि होगी, इससे वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से आपको क्या मिलेगा, एक पेमेंट मिलेगी, एक पैसा मिलेगा। ठीक, रोजगार में वृद्धि हुई तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपके पास धन कमाने के अवसर आएंगे। ठीक, इसका मतलब है बेरोजगारी में कमी, गाड़ी में कमी, और जब बेरोजगारी में कमी आएगी तो इसका मतलब है गरीबी में कमी, गरीबी में कमी आएगी। गरीबी में कमी आई इसका मतलब है आपके पास पूंजी की प्राप्ति हो रही है, आपको यहां पर क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा, पेमेंट मिलेगी। अब देखो यहां पर कोई भी काम कर रहे हैं तो पेमेंट सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त होने लगी। तो यहां पर क्या हुआ, जब पेमेंट आपको मिलने लगेगी तो निश्चित रूप से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, और जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले जब प्रति व्यक्ति की आय में पेमेंट मिलने लगी, प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी, तो आप लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करोगे, मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करोगे ना। जैसे कि भैया अभी आप लोग छात्र हो, तो छात्र लगभग अभी क्या है, आपकी बेरोजगारी में और गरीबी में कमी नहीं है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, संसाधनों का न्यायोचित वितरण यहां पर कैसे दिख रहा है आप लोगों को, आप लोगों को दिख रहा होगा कि यार हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा, हमें कुछ मिल नहीं रहा। आप किस पर डिपेंड हो, अपने घर पर डिपेंड हो। और जब आपके पास रोजगार के अवसर में वृद्धि हो जाएगी, अचानक से जब संसाधनों का न्यायोचित वितरण करेगी गवर्नमेंट, तो निश्चित रूप से यहां पर रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी। इसका मतलब है बेरोजगारी में कमी आएगी, गरीबी में कमी आएगी, आपको एक पेमेंट मिलेगी, जिससे क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने लगेगी। और जब प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी, हम लोग ये बात कर रहे हैं नक्सलवादी क्षेत्रों की बात कर लें अगर, तो वहां से भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जब आपको मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, मतलब रोटी कपड़ा मकान, एक पॉइंट आया आप लोगों का। दूसरा, स्वच्छ पेयजल, की उपलब्धता आपको हो गई। आप लोगों को स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त हुई, तो निश्चित रूप से ये मूलभूत आवश्यकताएं, वर्तमान समय में मूलभूत आवश्यकता क्या है, रोटी कपड़ा मकान स्वच्छ पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाएं। जब ये आप लोगों को सभी को समान रूप से प्राप्त होने लगी, जब आप अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, उसी आवश्यकता में ये सारी आवश्यकताएं भी आपकी इंक्लूड है। ये आवश्यकताएं आपकी गवर्नमेंट पूरी कर रही है। 2 स्लैब में गवर्नमेंट आ गई है, आप लोगों के स्वच्छ पेयजल और स्वास्थ्य सुविधा की प्राप्ति में गवर्नमेंट आपका सपोर्ट कर रही है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहां पर जो आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो रही है। और जब मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति होगी तो निश्चित रूप से आप किधर बढ़ेंगे, शिक्षा की तरफ बढ़ेंगे। और जब शिक्षा की तरफ बढ़ेंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। अभी इसके साथ साथ आप लोग क्या करेंगे, अवसरों में वृद्धि करेंगे। अवसरों में जब आप शिक्षित हो जाएंगे तो अवसरों में वृद्धि करेंगे, और अवसरों में जब वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से यहां पर क्या हो जाएगा,
गरीबी में कमी आएगी। और ये सब करवा कौन रहा है? ये आप सरकार के द्वारा हो रहा था। क्या कर रही थी सरकार? न्यायोचित वितरण की है, तो सरकार के द्वारा हो रहा था। और जब सरकार के द्वारा हो रहा था तो निश्चित रूप से आप क्या करेंगे? उस सरकार का समर्थन करेंगे। क्या करेंगे? समर्थन करेंगे। और जब समर्थन करेंगे तो सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करेंगे। और जब पालन करेंगे तो निश्चित रूप से यहां पर क्या हो जाएगा? शांति व्यवस्था स्थापित होगी। शांति व्यवस्था स्थापित स्थापित इसका मतलब है जब ये शांति व्यवस्था स्थापित होगी तो संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपभोग कर पाएंगे आप लोग। क्या हो जाएगा? संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपभोग संभव होगा। और जब उपभोग संभव होगा तो इससे क्या हो जाएगी? इंटरनल सिक्योरिटी आपकी कैसी हो जाएगी? मजबूत हो जाएगी, मजबूत होगी। अब देखो, यहां से हम लोगों ने देखा गरीबी में कमी कैसे आ रही है। अब उस स्टेप से हमने चलना शुरू किया और गरीबी में कमी आई। गरीबी में कमी आई, इसके साथ साथ अवसरों में भी रोजगार के अवसर, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो रही। जब अवसरों में वृद्धि होगी तो यहां पर हम आएंगे, और बेरोजगारी कम होगी। जब और बेरोजगारी कम होगी तो और गरीबी कम होगी। और जब और गरीबी कम होगी तो पर कैपिटा इनकम और ज्यादा बढ़ेगी। जब पर कैपिटा इनकम और ज्यादा बढ़ेगी तो मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ आप लग्जरी की तरफ चलेंगे, लग्जरी लाइफ जीने की तरफ चलेंगे। लाइफ जब उसकी तरफ बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से शिक्षा और ये सब चीजों पे एक्स्ट्रा आप लोग खर्च करेंगे, हेल्थ सिस्टम पर ज्यादा आप खर्च करेंगे, रोजगारों के अवसर और बढ़ेंगे। इससे क्या हो जाएगा? आपकी जो गरीबी है वो अत्यधिक कम होने लगेगी। एक समय ऐसा आएगा कि आपके देश में गरीबी की समस्या समाप्त होने लगेगी। इसका मतलब है कि जब हम ये कहते हैं कि सामाजिक न्याय व्यवस्था मजबूत होगी तो उससे कई आयाम बनते हैं। अगर हम ये कहें कि सामाजिक न्याय व्यवस्था मजबूत आंतरिक सुरक्षा को करेगा, या आंतरिक सुरक्षा को सामाजिक न्याय व्यवस्था मजबूत करती है, तो इतने पॉइंट तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब दूसरे पॉइंट पर अगर हम लोग देखते हैं कि सामाजिक न्याय आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करेगा कैसे? अगर हम ये एक क्वेश्चन बनाते हैं, चलो एक क्वेश्चन पे आज डिस्कशन कर लेते हैं, इसे समझो कि कैसे आंतरिक सुरक्षा सामाजिक न्याय को मजबूत करेगा। कैसे आंतरिक सुरक्षा सामाजिक न्याय को मजबूत करेगा। अब देखो प्रश्न क्या है? कैसे आंतरिक सुरक्षा सामाजिक न्याय को मजबूत करेगा। अभी तक सामाजिक न्याय आंतरिक सुरक्षा को मजबूत कर रही थी, ठीक। आंतरिक, अब यहां से स्टार्ट होगी हमारी स्टोरी। आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी तो अब देखो यहां से क्या लिखना होगा कि कैसे, तो सीधी सी बात है, यहीं से हमारा शुरू हो जाएगा आंसर। आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी तो देश में शांति व्यवस्था एवं लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। सामान्य सी बात है। तो देश में शांति व्यवस्था
एवं लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। अब लोग क्या हो जाएंगे, सिक्योर महसूस करेंगे। यदि आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी तो निश्चित रूप से लोग क्या करने लगेंगे, अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि कैसे सामाजिक न्याय आपको मजबूत करेगा। तो पहले तो हमें यह बताना पड़ेगा ना, आंतरिक सुरक्षा जब मजबूत होगी तो क्या होगा, देश में शांति व्यवस्था एवं लोग सुरक्षित महसूस करेंगे, लोग कानून का पालन करेंगे। तो पूरा स्टेटमेंट तो लिखना नहीं, शांति व्यवस्था हो गई, लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। अब जब सुरक्षित महसूस करेंगे तो यहां पर क्या होगा, देश में तो देश में दो तरह की स्थितियां बढ़ जाती हैं। कौन कौन सी, जब लोग सुरक्षित महसूस करेंगे और देश की इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत होगी, तब क्या क्या होगा। एक तो देश में निवेश होगा। पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, देश में निवेश निवेश होगा पहले पॉइंट में, जब आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी। और दूसरे पॉइंट में जब आप बात करेंगे कि यहां पर भाई आंतरिक सुरक्षा मजबूत है, देश में निवेश होने लगा, और लोग, आपको पता है कि अभी आप लोगों के प्रयागराज में ये संगम पूरा क्षेत्र बनाया गया है, संगम मेला चल रहा है, इस समय महाकुंभ का समय है। तो यहाँ दो जिले हैं प्रयागराज में, ठीक है। तो इस समय पर्यटन का भी एक मूड है, इसका मतलब है पर्यटन बढ़ेगा। क्या हो गया, पहला पॉइंट तो ये कि निवेश आएगा राष्ट्र के पास, और दूसरा पॉइंट आएगा पर्यटन बढ़ेगा, लोग आपके यहां घूमने फिरने आने लगेंगे। ठीक है, अब दोनों पॉइंट को हम लोग यहां से लेके चलेंगे एक एक पॉइंट से। पहले मैंने कहा देश में निवेश होगा, तो यहीं से समझिएगा, देश में निवेश होगा। जैसे अभी तक क्या था, चाइना में इंटरनल सिक्योरिटी चाइना की बहुत ज्यादा मजबूत है, आंतरिक सुरक्षा वही दूसरों को परेशान करता रहता है, कोई अड़ोसी पड़ोसी जाके उसको छेड़ने वाला काम नहीं करता है, क्योंकि कोई करना ही नहीं चाहता है, हर कोई अपने अपने में मस्त काम में लगा रहना चाहता है, अपने देश का विकास करना चाहता है। लेकिन चाइना अपना विकास करना चाहता है, दूसरे को उलझा के रखना चाहता है। ठीक, तो यहां पर क्या है, देश में निवेश बढ़ेगा, इसका मतलब है कि औद्योगिकरण होगा। देश में क्या हो जाएगा, जब निवेश आएगा तो देश में औद्योगिकरण होगा। औद्योगिकरण होगा सबसे पहला पॉइंट, अर्थात देश में बड़े पैमानों पर उद्योगों का क्या होने लगेगा, विकास होने लगेगा, या उद्योग लगाए जाएंगे। पहला पॉइंट समझना, देश में औद्योगिकरण होगा, अर्थात बड़े पैमाने पर आपके राष्ट्र के अंदर उद्योगों का निर्माण होगा या उद्योगों का विकास होने लगेगा। ठीक, अब जब उद्योगों का, आप लोगों के यहां औद्योगिकरण हुआ, तो इसका मतलब उद्योगों का विकास होगा, और जब उद्योगों का विकास होगा तो यहां पर निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अवसर में वृद्धि होगी, और जब रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, तो एक चीज समझते चलना, रोजगार के अवसर बढ़े, इसका मतलब है लोगों को क्या मिलेगा, यहां पर काम प्राप्त हो जाएगा, लोगों को काम प्राप्त होगा। ठीक, अब जब लोगों को काम प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से उस कार्य के लिए उसे धनराशि की प्राप्ति होगी, धनराशि की प्राप्ति होगी, प्राप्ति। ठीक, अब जब धन राशि आएगी तो एक चीज बताओ, गरीबी में कमी नहीं आएगी, गरीबी में कमी आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। इस तरह की जब सिचुएशन निर्मित हो जाएगी तो गरीबी में कमी आएगी,
और लोग क्या करेंगे, जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करेंगे। क्या कर देंगे लोग, जब उनके पास पैसा आएगा, धनराशि आएगी, तो निश्चित रूप से वो क्या करेंगे, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। अब उनको ये टेंशन नहीं है कि 10 रुपए नहीं है। ठीक ठीक। अब यहां पर जब मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि भी होगी। अब यहां से आप लोग कुछ भी पॉइंट बना लो, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। ठीक, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, इसका मतलब है बचत में भी वृद्धि होगी। और जब बचत में वृद्धि होगी तो बचत में क्या करेंगे आप लोग, इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप इसको निवेश करेंगे। और जब निवेश करेंगे तो इससे गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, टैक्स की प्राप्ति होगी। पहला पॉइंट समझिएगा, यहां से जब आप निवेश करेंगे तो गवर्नमेंट को आप लोग टैक्स देंगे। ठीक। अब दूसरे पॉइंट में, औद्योगिकरण जब होगा तो उद्योग जो यहां पर स्टैब्लिश होंगे वो भी क्या देंगे, गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। इसका मतलब है कि इन दोनों से गवर्नमेंट को टैक्स भी प्राप्त होगा, जिससे क्या करेगी गवर्नमेंट, विकास कार्य करेगी। क्या करती है, विकास कार्य करेगी। अब विकास कार्य करेगी मतलब दो तरीके से गवर्नमेंट इस पे काम करना प्रारंभ करेगी। पहला, एक तो कल्याणकारी योजनाएं चालू करेगी, कल्याणकारी योजना चालू करेगी। और दूसरी फिर क्या करेगी, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी, आधारभूत संरचना को मजबूत करेगी। आधारभूत मजबूत प्लस नवीन उद्योगों का विकास करेगी। विकास। अब आप ये सोचेंगे कि आधारभूत संरचना, सड़क, रेल, पानी, स्वास्थ्य सुविधा, इन आधारभूत संरचना पर गवर्नमेंट अपना एक पैसा खर्च करेगी। कल्याणकारी योजनाएं चालू करेगी, जिस कल्याणकारी योजना से वंचित वर्ग को लाभ होगा। किसको होगा, वंचित वर्ग को लाभ होगा, को लाभ। प्लस नवीन उद्योगों की स्थापना होगी, जिससे नए रोजगार का सृजन होगा। क्या हो जाएगा, नए रोजगार का सृजन होगा। और जब ये इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी तो गरीबी में कमी आएगी। वंचित वर्गों के लाभ जब प्राप्त होगा, उनकी कमी में उनको लाभ प्राप्त होना चाहिए, उनसे भी वहां पर भी जो वंचित वर्ग समूह छूट गया है उसको भी लाभ की प्राप्ति होगी। और जब इस तरह की व्यवस्था यहां पर लागू होगी तो दो तरीके की स्थितियां बन जाएंगी। एक तो गरीब और अमीर के बीच की खाई में कमी आएगी। क्या आ जाएगी, इस स्थिति में गरीब और अमीर के बीच की खाई में कमी आएगी। पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा, अमीर और गरीब के बीच में जो एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया है, वो गैप क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो पटना प्रारंभ हो जाएगा। अमीर अमीर नहीं होगा, गरीब गरीब नहीं होगा।
ठीक, जब संसाधनों का न्यायोचित वितरण की बात कर रहे हैं, जब यहां पर ठीक संसाधनों के न्यायोचित वितरण में ये स्थिति बन जाएगी। दूसरा पॉइंट यहां पर है लगातार रोजगार का सृजन होगा। जब इस तरीके की स्थिति बनेगी तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्या हुआ कि गरीब अमीर की खाई में कमी आ गई और मेरे बोर्ड में भी जगह की कमी आ गई, इसलिए हम आगे के पॉइंट को आगे लेके चलेंगे। अब देखो इसके बाद वहीं पर मैं उसको छोड़ता हूं, पर्यटन को पकड़ते हैं, पर्यटन से समझने का प्रयास करते हैं। अगर पर्यटन बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्या होगा। जब पर्यटन आपका बढ़ेगा तो निश्चित रूप से देसी लोग तो घूमने आ ही रहे हैं, वो तो देश के हैं। पर्यटन बढ़ेगा इसका मतलब है विदेशी लोग आएंगे। क्या आएगा, होगा विदेशियों की संख्या में वृद्धि होगी। अब देसी भाषा में मैं समझा रहा हूं एकदम बेसिक्स कि एबीसीडी यहां से अगर आप लोग शुरू करोगे तो आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब विदेशी आएंगे तो वो भारत की करेंसी तो लेके नहीं आएंगे ना, क्योंकि वो अपने देश की करेंसी लेके आएंगे। इसका मतलब है विदेशी पूंजी भारत में आएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, विदेशी पूंजी पूंजी आएगी अपने यहां, है ना। अब विदेशी पूंजी आएगी तो निश्चित रूप से यहां पर क्या हो जाएगा, भारत के पास विदेशी पूंजी का भंडारण बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। ठीक, अब जब विदेशी पूंजी भंडारण बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा जब यहां पर कोई घूमने फिरने टहलने आया है तो उसे भारत के बारे में कितनी जानकारी है ना, उनको भारत के बारे में कितनी जानकारी है। कॉमनली अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग अभी अमेरिका जाएं तो हमें नक्शे में पता है कि ये यहां पर पाया जाता है, यहां पर है, ये लोकेशन है, वहां पर पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस क्यों कैसे क्या था क्या नहीं था, हुक्का ढुलकी थोड़ो नहीं पता है हम लोगों को। तो इसका मतलब है हम लोगों को आवश्यकता क्या होगी कि जब हम इनकी बात करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश में क्या हो जाएगा, रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी। अवसर में वृद्धि होगी। अब यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि साहब एक चीज बताओ, इनके रोजगार में अवसर कैसे होंगे। तो एक बात बताओ, जो आपका पर्यटक आया है वो भोजन करेगा, भोजन। अब भोजन जब करेगा तो इसके लिए क्या चाहिए, होटल चाहिए, रहने के लिए निवास, निवास करेगा ना कहीं, तो भी इसके लिए क्या चाहिए, होटल चाहिए। रहने खाने की व्यवस्था हो गई। दूसरा बात, आने जाने की व्यवस्था चाहिए, आने जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसका मतलब परिवहन में भी आपको पैसा मिलेगा, परिवहन की व्यवस्था होगी। परिवहन के साथ साथ इनको बेसिक जो मोटा मोटा आप लोगों को मैप में दिखता है वो तो एक ही लोकेशन का दिखता है, लेकिन आप जब कहीं पर जाते हो तो वहां के लोकल एरियाज को भी घूमना चाहते हो तो उसके घूमने के लिए आपको क्या चाहिए, गाइड चाहिए। गाइड की आवश्यकता होगी जो आपको बताएगा नहीं सर केवल आप लोग बनारस में ये बिग बाबा विश्वनाथ मंदिर ही नहीं बहुत ढेर सारे मंदिर हैं, प्रयागराज में केवल संगम ही नहीं, लेटे वाले हनुमान जी नहीं, यहाँ पर भी वैरायटी ऑफ एरियाज हैं जहां पर आप लोगों को जाना चाहिए। फिर इसके बाद वो आप लोगों को कई जगह पे ले जा सकता है। ठीक, तो यहां से क्या हो गया, गाइड का भी एक काम हो गया। दूसरा, रेडी पोटरी पर पटरी पर लोग अपने रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे।
कोई समोसा बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, इनका भी धंधा चलता रहेगा। इसका मतलब है कि यहां पर मल्टीपल रोजगार अपने आप सृजन हो जाता है। तो क्या हो गया, रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी। और जब रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से यहां पर प्रति व्यक्ति की आय में भी वृद्धि होगी, कि आय में वृद्धि आय में वृद्धि होगी। और वो मूलभूत आवश्यकताओं के बाद भूत आवश्यकता की पूर्ति करेगा। और जब मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति कर लेगा तो फिर हम है भारतीय, तो हम लोग क्या करते हैं कि 15 रुपए खर्च करते हैं, 100 रुपए में 20 रुपए खर्च कर लेंगे, 80 रुपए बचाने की प्रवृत्ति है हमारी। तो हम लोग क्या करते हैं, बचत करेंगे। और बचत को हम लोग क्या करते हैं, निवेश करते हैं। कोई एफडी बनवाता है, कोई कुछ करता है, तो निवेश करेंगे। ठीक है। तो यहां से भी गवर्नमेंट को टैक्स की प्राप्ति होगी। और जो टैक्स होगा वो सेम चीज यहां पर मैंने जैसे आप लोगों को बताया था, जिससे क्या करेगी सरकार, लोक कल्याणकारी योजनाएं चालू करेगी। कल्याणकारी योजना प्रारंभ करेगी, नए रोजगार का सृजन करेगी, नए अब ये पर्यटन है, पर्यटन के क्षेत्रों का विकास करेगी, और इन दोनों से जब इन नए क्षेत्रों का विकास होगा तो रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे। तो नए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। इन दोनों से क्या होगा, गरीबी में कमी आएगी। और जब गरीबी में कमी आएगी तो एक चीज बताओ, लोग क्या करेंगे, व्यवस्था का समर्थन करेंगे, और जब लोग व्यवस्था का समर्थन करेंगे तो वो क्या करेंगे, कानून का पालन करेंगे। और जब कानून का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, शांति व्यवस्था स्थापित होगी। अब जब शांति व्यवस्था स्थापित होगी तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, आंतरिक सुरक्षा मजबूत हो जाएगी। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी कि नहीं होगी। ठीक, यहां पर तो इसका मतलब अगर हम इस पूरे फ्लो चार्ट से समझने का प्रयास करें तो आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। अगर ये हम कहें कि सामाजिक न्याय आंतरिक सुरक्षा, ये एक दूसरे को मजबूत करते हैं। अब देखो ये पॉइंट आप लोगों का एकदम क्लियर पॉइंट हो गया। अगर आप लोग सही में यूपीएससी की तैयारी या पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोग यहां से चीजें समझ में आ रही होंगी कि आप लोगों को ब्रेन कैसे बड़ा करना है,
किस आधार पर अपनी चीजों को रिप्रेजेंट करना है और कैसे कैसे अपनी चीजों में बेहतर से बेहतर होते चले जाना है। तो जब आप लोग पढ़ोगे, चीजें समझोगे, तो निश्चित रूप से एक बार, दो बार, तीन बार आप लोग लेक्चर देखोगे, उसके बाद आप लोगों को धीरे 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 आंसर लिखने की आदत पड़ने लगेगी। और आपके, मैं जितना भी शब्द लिखाता हूं बहुत कम कम शब्दों में चीजें पॉइंट बाय पॉइंट में समझाता हूं, लेकिन आप लोगों को मैं डिटेल करता हुआ चल रहा हूं, जिससे आप लोगों को ये लाभ होगा कि आप अगर शब्द सीमा आप लोगों की, क्योंकि 200-250 शब्दों का पूरा गेम होता है। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को 150 से ज्यादा से ज्यादा 160-170 शब्द हो पाए, जिससे आप लोगों का समय बचे और आपका आंसर भी यूनिक और स्पेशल बने। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा इन चीजों को भी डायग्राम के साथ, फ्लो चार्ट के साथ, ठीक इस तरीके से बनाने का प्रयास करें और अपने शब्दों की लिमिट हमेशा याद रखें। क्योंकि अनलिमिटेड मैं लिखवा दूं, अनलिमिटेड समझा दूं, अनलिमिटेड बता के आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाए तो वो नुकसानदेह हो सकता है। तो इसलिए जितनी चीजें आप लोगों को बताई जाती है, मैं बेसिक्स आप लोगों को एकदम, मतलब कहते हैं ना कि जमीन से जोड़ के लेके चलता हूं। उसका रीजन यही है कि आप लोग चीजों को यथावत समझ पाएं और चीजों के मर्म को निकाल पाएं कि भैया ये चीजें इतनी ही हमें जरूरत है और किस टॉपिक को कैसे कहां से कनेक्ट कर सकते हो, उन चीजों को भी मैं समझाता हुआ चल रहा हूं। तो चलिए फिर मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।